Okay, hello guys. I'm Twinkle. I welcome to all of you in my channel Nurse Sister. आज जो है हम एवस्टार एमसीक्यू सेशन 10 देखेंगे कि जिसके अंदर जो एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्पेशली हम बोले आरआरबी, नॉर्सेट, सीएससी सिविल और अपकमिंग जो वैकेंसी अभी आ चुकी है कि जिसकी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाली है। ओके, एसएससीआरई की वैकेंसी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन उसका एनओ और एसएनओ की वैकेंसी के लिए भी ये खास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो इसी के साथ हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आप जब भी सेशन को कंप्लीट देखते हो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो क्या कह रहा है कि जब भी हार का एहसास हो याद रखो हर असफलता एक नई दिशा दिखाती है। जब भी आपको लगे कि मैं हारने लगा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, तो ये जो है हर असफलता, ठीक है, आप जितनी भी बाहर गिरते हो आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं गिरा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न था कि मेरे को हर बार असफलता मिल रही है। पर वो आप ढूंढोगे तो मिलेगा, है ना। और आप उसको जो है ढूंढते ढूंढते और आपको सही रास्ता मिल ही जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने उसको वहीं पे वहीं छोड़ दिया तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बोला जाता है कि निरंतर प्रयास करते रहने से सफलता ज़रूर मिलती है। ओके, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि ड्यूरिंग अ हेल्थ टीचिंग सेशन, एक हेल्थ टीचिंग सेशन चल रहा है। अ पेशेंट आस्क द नर्स हाउ ग्रेव्स डिजीज कोजेज हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का कोज क्यों है। द नर्सेस रिस्पॉन्स शुड बी बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, नर्स क्या रिस्पॉन्स देगी इसके ऊपर, द पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर सिक्रेट्स द टीएसएच, there is a deficiency of iodine in the diet, circulating immunoglobulins abnormally stimulate the thyroid gland, the thyroid gland undergoes hypertrophy and hyperplasia without non-cause। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रेव्स डिजीज़ है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इन विच सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बाइंड टू, उसके अंदर क्या होता है कि सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बाइंड होते हैं और वो एबनॉर्मली ही होता है, ठीक है, टू एंड स्टिमुलेट द थायरॉयड ग्लैंड। और वो क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड होते हैं और थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, लीडिंग टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉयड हार्मोन। और स्टिमुलेट करेंगे उसका मतलब क्या कि थायरॉयड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा। प्रोडक्शन तो होता ही था पर कैसा होने लगेगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, जिसको बोला जाता है ग्रेव्स डिजीज। समझ आया कि ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बाइंड होते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं थायरॉयड ग्लैंड को, ठीक है। उसका मतलब क्या कि थायरॉयड ग्लैंड जो है स्टिमुलेट की वजह से ओवर प्रोडक्शन करेगी थायरॉयड हार्मोन्स का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहेगा, यस, ऑप्शन नंबर सी कि सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स एबनॉर्मली स्टिमुलेट दी थायरॉयड ग्लैंड, बाइंड होंगे, है ना। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और इसी की वजह से ग्रेव्स डिजीज जो है वो किसके अंदर, किसका एक रीज़न है, हाइपर थायरॉयडिज्म का। किसका है, हाइपर थायरॉयडिज्म का। वेरी गुड। चल नेक्स्ट, जूली हैज़ बिन डायग्नोज्ड विथ हाइपर थायरॉयडिज्म। जूली को डायग्नोसिस हुआ है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है एंड इज शेड्यूल्ड फॉर अ रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। और उसका एक शेड्यूल फिक्स हुआ है कि उसको जो है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट को टेस्ट करवाना है। दिस टेस्ट विल, ये टेस्ट क्या है, जूली को क्या हुआ है डायग्नोज, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब उसको किसका शेड्यूल्ड किया गया है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट का। तो ये जो टेस्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, उसका क्या महत्व है, मेजर द साइज ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड के लिए किया जाता है, डिटेक्ट एनी ट्यूमर्स इन द थायरॉयड के लिए किया जाता है, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड के लिए किया जाता है, या असेस फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द थायरॉयड। तो ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट है उसका मेजर्स
हाउ मच रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है, कितने जो है रेडियो एक्टिव आयोडीन है कि जो थायराइड टेक्स अप फ्रॉम द ब्लड इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, कि जो क्या करते हैं, जो ब्लड के अंदर जो थायराइड है उसको सर्टेन टाइम में कितना ले पाते हैं उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट का मतलब क्या है कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है थायराइड टेक्स अप फ्रॉम द ब्लड इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, ओके। थायराइड जो है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन को जो है वो ले पाता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द ग्लैंड इज़ वर्किंग प्रॉपरली, उसकी मदद से पता चलता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो है रेडियो एक्टिव आयोडीन को जो है वो अपने अंदर लेता है। तो इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग है, तभी वो ऐसा कर पाएंगी, ठीक है। तो ये चेक करने से हमको पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। थायराइड जो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट है उससे हमें कोई भी साइज़ का, ठीक है, ट्यूमर्स का या ऑब्स्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ पता नहीं चलता है। हमको सिर्फ पता इतना चलता है कि थायराइड ग्लैंड फंक्शन कैसा कर रही है, वो सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो है कितने रेडियो एक्टिव आयोडीन को अपटेक कर रही है, ठीक है, ये पता चल रहा है। तो क्या आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, कि डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड के लिए ये यूज़ होता है। ओके गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि थॉमस अ 35-year-old पेशेंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, थॉमस एक 35 ईयर का पेशेंट है जिसको भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, इज़ एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसको मेडिकल यूनिट के अंदर एडमिट किया जा रहा है। वाइल असेसिंग हिम द नर्स नोटिसेस फाइन ट्रेमर इन हिज हैंड, जब नर्स जो है थॉमस को असेस करती है वो पाती है कि उसके हैंड में ट्रेमर्स हो रही है। द ट्रेमर इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू, हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रेमर होना क्यों, क्या रीज़न है, एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है, मेडिकेशन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुई है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म फ्रॉम एक्सेस थायराइड हार्मोन, या डिहाइड्रेशन। तो हमको पता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में डाइजेशन और थर्मेजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, बॉडी भी हाइपर एक्टिव होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे जो है इस पेशेंट को क्या हो रहा है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म फ्रॉम एक्सेस थायराइड हार्मोन्स की वजह से फाइन हैंड ट्रेमर देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, फाइन हैंड ट्रेमर, ठीक है। तो क्या आएगा कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम एक्सेस थायराइड हार्मोन, और उसकी वजह से जो है वो थॉमस के अंदर फाइन ट्रेमर्स देखने को मिल रही है, और थॉमस को क्या है उसके साथ साथ हाइपर थायरॉयडिज्म है। चलो वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अभी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो कि बिफोर सर्जरी फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की सर्जरी करनी है उसके पहले अ पेशेंट इज गिवन ल्यूगोल सॉल्यूशन, उसके पहले पेशेंट को ल्यूगोल सॉल्यूशन दिया जाता है। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस मेडिकेशन इज टू, नर्स समझ पाती है कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म की सर्जरी के पहले ल्यूगोल सॉल्यूशन क्यों दिया जाता है। क्या ल्यूगोल सॉल्यूशन सेडेट करता है पेशेंट को, इन्फेक्शन को रोकता है, डिक्रीज थायराइड हार्मोन रिलीज एंड वास्कुलरिटी ऑफ द ग्लैंड, या एलिविएट द पेन। तो जो ल्यूगोल सॉल्यूशन है एंड अदर आयोडीन प्रेपरेशन जो डिक्रीज करता है किसको, रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन्स को, एंड डिक्रीज द वास्कुलरिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन को भी वो डिक्रीज करता है, साथ में वास्कुलरिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड को भी वो डिक्रीज करता है। इसके लिए हमको इसे बिफोर सर्जरी देना है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो ये देने की वजह से, सर्जरी के बिफोर देने की वजह से है, वो जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है हम ल्यूगोल सॉल्यूशन को हाइपरथायरॉयडिज्म की सर्जरी के पहले देते हैं। क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज करेगा थायराइड हार्मोन के रिलीज को एंड वास्कुलरिटी ऑफ दी जो ग्लैंड है उसको बढ़ाए, उसको भी कम करेगा, ठीक है, कि जिसकी वजह से सर्जरी के दौरान कोई भी ब्लीडिंग होने का रिस्क नहीं रहेगा।
ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की सर्जरी के पहले पेशेंट को कौन सा सब्सटेंस देते हैं, ल्यूगोल सॉल्यूशन, और उसकी जगह अदर आयोडीन प्रेपरेशन को भी आप बता सकते हो, क्योंकि वही जो है वो थायराइड हार्मोन्स को डिक्रीज करवाता है रिलीज होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिनारियो बेस्ड है, देखो क्या कह रहा है। आफ्टर अ थायराइड एक्टोमी पेशेंट को थायराइड ग्लैंड निकाल दी गई है, तो मतलब पैराथायराइड भी निकल जाएगी। दी नर्स शुड प्लेस द पेशेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन फॉर कंफर्ट एंड सेफ्टी, बराबर है। थायरॉइडोक्टोमी के बाद में पेशेंट को कैसी पोजीशन देगी कि जिससे पेशेंट को कंफर्ट एंड सेफ्टी फील हो। प्रॉन पोजीशन देंगे, फ्लैट ऑन द बैक देंगे, सेमी फाउलर्स विद हेड एलिवेटेड एंड सपोर्टेड देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद हेड टर्न्ड टू द साइड देंगे। थायराइड ग्लैंड जो है पहले कहाँ होती है नेक में, तो सर्जरी भी कहाँ हुई है, नेक में। अब ये सर्जरी हो गई है, तो उसके बाद में हमको पेशेंट को देना है सेमी फाउलर्स पोजीशन विद द हेड एलिवेटेड एंड सपोर्टेड बाय पिलोज। हेड एलिवेटेड होना चाहिए, हेड जो है सपोर्टेड होना चाहिए पिलो से। उसका क्यों पिलो यूज़ करना है, रिड्यूसेस द टेंशन ऑन द स्यूचर लाइन, कि जिसकी मदद से स्यूचर लाइन का टेंशन कम हो। प्रमोट्स ड्रेनेज अच्छे से हो। मिनिमाइज एडिमा, एंश्योरिंग कंफर्ट एंड सेफ्टी। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा कि थायरॉइडेक्टोमी की सर्जरी होने के बाद पेशेंट को सेमीफाउलर्स विथ हेड एलिवेटेड एंड सपोर्टेड पोजीशन देनी है, कि जिसकी मदद से पेशेंट को कंफर्ट एंड सेफ्टी फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पोस्ट थायरॉइडेक्टोमी करने के बाद द नर्स असेसेस द पेशेंट एंड फाइंड्स हाई पिच्ड वॉइस। जो है नर्स असेस करती है पेशेंट को, और पेशेंट के अंदर हाई पिच्ड वॉइस देखने को मिलता है, और उसका ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। कब, पोस्ट थायरॉइडेक्टोमी के दौरान। दिस फाइंडिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ, तो ये जो फाइंडिंग्स है डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, डिस्पनिया एंड हाई पिच्ड वॉइस, वो क्या दिखा रहा है, हाइपोकैल्सीमिया, हेमोरेज, लैरिंजियल नर्व डैमेज या थायरॉइड। हाई पिच्ड वॉइस एंड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी जो है पोस्ट थायरॉइडेक्टोमी के अंदर कैन बी इंडिकेटिव ऑफ लैरिंजियल नर्व डैमेज। ये दोनों यूँ दिखा रहा है कि इसमें सर्जरी के दौरान सर्जन से भूल से लैरिंजियल नर्व डैमेज जो है वो हो चुका है। ठीक है, विच कैन अकर ड्यूरिंग दिस सर्जरी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये दिखाई देता है। विच वाइल अदर कॉम्प्लिकेशन कैन अराइज पोस्ट ऑपरेटिवली, बराबर। बाकी की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन निकल गया तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सियमिया भी होगा। सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से हेमरेज भी होगा। और अगर आपने सर्जरी करने से पहले ल्यूगोल सॉल्यूशन या कोई भी आयोडीन नहीं दिया है, तो उसकी वजह से जो है वो ग्लैंड ट्रिगर करेगी, और बोलते हैं कि बहुत सारा हॉर्मोन्स को भी रिलीज़ करवाएगी, और साथ में वास्कुलरिटी भी बढ़ेगी, और थायराइड स्टॉर्म मतलब कि थायराइड का तूफान भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो सिम्टम्स पेशेंट के शो हो रहे हैं थायरॉइडेक्टोमी के बाद, वो ऐसा इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट की लैरिंजियल नर्व डैमेज हुई है, और उसकी वजह से आफ्टर थायरॉइडेक्टोमी पेशेंट हाई पिच्ड वॉइस एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आंसर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सिनारियो बेस्ड है कि अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। नर्स एक पेशेंट को असेस कर रही है कि जिसको हिस्ट्री है हाइपरथायरॉयडिज्म की। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग शुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द थायराइड स्टॉर्म। ऐसे तो कौन सी कंडीशन है जो ये दिखाती है कि थायराइड हार्मोन एक्सेसिवली बढ़ गया है, थायराइड हार्मोन का तूफान आया है, थायराइड स्टॉर्म हुआ है। ब्रेडिकार्डिया तो हाइपो में देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन भी हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, सडन ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर भी हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, पर एक्सट्रीम एजिटेशन एंड हाई फीवर हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, और हमको तो वही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, जो साइन एंड सिम्टम्स है हाइपरथायरॉयडिज्म के वही जस्ट फाइंड आउट हमको करने थे। नेक्स्ट देखो, अ फीमेल पेशेंट विथ एडिसन्स डिजीज रिपोर्ट्स लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर। एक फीमेल पेशेंट है
कि जो एडिसन डिजीज़ लेके हमारे पास आई और बोल रही है कि मेरे जो एक्सिलरी हेयर है वो लॉस हो चुके हैं। द नर्स रिकॉग्नाइजेज दीज एज अ रिजल्ट ऑफ, नर्स को ये देख के क्या पता चलेगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन की वजह से ऐसा हुआ, एलिवेटेड कोर्टिसोल की वजह से ऐसा हुआ, रिड्यूस्ड एंड्रोजन्स की वजह से ऐसा हुआ, या कोई जेनेटिक फैक्टर्स। एडिसन डिजीज़ के हर अंदर सारे के सारे जो हार्मोन्स या कुछ भी होगा वो डिक्रीज होगा, बट इसका रिवर्सिबल तुरंत हम देखें अपोजिट तो वो है कुसिंग सिंड्रोम की, जिसके अंदर सब कुछ बढ़ता है। यहाँ पे पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है और एक्सिलरी हेयर का लॉस हो रहा है, उसका मतलब कि जो एडिसन डिजीज़ है कैन लीड टू अ रिडक्शन इन एड्रिनल एंड्रोजन्स, मतलब कि उसने क्या कर दिया है कि एड्रिनल एंड्रोजन्स को रिडक्शन कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, कि जो किसके लिए जवाबदार था, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर इन द वुमन, जो वुमन के अंदर प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर के ग्रोथ के लिए जवाबदार था। बराबर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्या कि एंड्रोजन रिड्यूस्ड हो गया, उसकी वजह से ये जो ग्रोथ है एक्सिलरी हेयर का वो नहीं हो पा रहा है, और एंड्रोजन जो है वो डिक्रीज क्यों हुआ है, एडिसन डिजीज़ की वजह से। तो क्या आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस एंड्रोजन्स की वजह से प्यूबिक हेयर भी लॉस हो गया और एक्सिलरी हेयर भी लॉस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि ड्यूरिंग अ हेल्थ फेयर अ नर्स एनकाउंटर्स अ क्लाइंट विथ अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट दैट स्टेट्स नीड स्टीरॉइड्स, दिस इज अ की इंडिकेटर दैट द पर्सन माइट हैव। एक हेल्थ फेयर चल रहा था, उसमें नर्स को एक पेशेंट मिलता है कि जिसने मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहना हुआ है, और वो ब्रेसलेट ऐसा इंडिकेट करता है कि पेशेंट को स्टीरॉइड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा ब्रेसलेट जो है वो सीजर्स के लिए भी आते हैं। ठीक है, ऐसी कोई जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें पेशेंट को ब्रेसलेट पहनाया जाता है, और वो स्पेशली इंडिकेशन भी देता है कि ब्रेसलेट किस काम का है। तो नेट स्टीरॉइड्स जो है वो किस में देने का, डायबिटीज़ मेलाइटस में देंगे, रूमेटोइड आर्थराइटिस में देंगे, एडिसन्स डिजीज़ में देंगे, या ऑस्टियोपोरोसिस में देंगे। तो हमको जैसे पता है कि भाई ये जो एडिसन डिजीज़ है उसके अंदर जो है वो सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब एडिसन डिजीज़ होता है हम रिक्वायर लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट ने मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहना है वो इंडिकेट करता है कि टू मेडिकल प्रोफेशनल्स को कि दैट द इंडिविजुअल नीड्स स्टीरॉइड्स इन इमरजेंसी, कि इंडिविजुअल्स को इमरजेंसी में क्या चाहिए, स्टीरॉइड्स चाहिए। स्पेशली मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट तब काम करता है जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस में चला जाता है, तब हम उसका ब्रेसलेट देख के भी ट्रीटमेंट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एडिशन डिजीज़ के अंदर हम स्टीरॉइड सप्लीमेंट देंगे। नेक्स्ट देखो कि अ पेशेंट विथ एडिसन्स डिजीज़ प्रेजेंट्स विथ एलिवेटेड पोटासियम लेवल्स, पेशेंट है जिसको एडिशन डिजीज़ है और उसके अंदर पोटाशियम लेवल जो है वो बढ़ गया है। ओके, नॉर्मल पोटाशियम लेवल होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यहाँ पे वो बढ़ गया है, मतलब कि 5.1 से ज़्यादा है, हाइपर कैलेमिया है। दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू, ये क्या एट्रीब्यूट करता है एडिसन डिजीज़ के अंदर, हाइपर कैलेमिया हो जाना, ओवर कंजप्शन ऑफ द पोटासियम रिच फूड्स की वजह से हुआ, डिक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकोइड प्रोडक्शन की वजह से, एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक की वजह से, या इंक्रीज्ड कॉर्टिजोल सिक्रीशन की वजह से हुआ। तो ये जो है एडिसन डिजीज़ रिजल्ट इन डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द, एडिसन डिजीज़ क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज सिक्रीशन होता है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का, लीडिंग टू रिड्यूस सोडियम रिटेंशन, की जिसकी वजह से सोडियम का जो रिटेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एंड इंक्रीज्ड पोटाशियम रिटेंशन, और पोटाशियम का रिटेंशन इंक्रीज होता है, सोडियम का रिटेंशन डिक्रीज होता है, पोटाशियम का रिटेंशन इंक्रीज होता है, कोजिंग दी हाइपर कैलेमिया, उसकी वजह से जो है वो हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। तो क्या आंसर आएगा, बोलो, यस, डिक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकोइड प्रोडक्शन। ठीक है, एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, डिक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकोइड प्रोडक्शन, की जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन रिड्यूस होता है और पोटाशियम जो रिटेंशन है वो इंक्रीज होता है और हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकोइड प्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि
अ पेशेंट विथ एडिसन्स डिजीज़, पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है, इज़ अंडरगोइंग सर्जरी, उसका सर्जरी होने जा रही है। ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव फेज द नर्स शुड स्पेशली मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ, पोस्ट ऑपरेटिव फेज में कि जिसको एडिसन डिजीज़ की सर्जरी हुई है उसमें नर्स कौन सा जो है लेवल मॉनिटर करेंगे, हाइपरनाइट्रेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, एडिसनियन क्राइसिस या पल्मोनरी एडिमा। एडिसन डिजीज़ के अंदर हम पढ़ते थे कि हाइपर क्या देखने को मिलता था, कैलेमिया, हाइपो तो नाइट्रेमिया होता था, है ना। यहाँ पे तो क्या बताया कि पोस्ट ऑप में क्या मॉनिटर करोगे, तो पोस्ट ऑप में जो है वो स्ट्रेस बढ़ सकता है क्योंकि हार्मोन्स की कमी, सच एज दैट फ्रॉम सर्जरी कैन प्रेसिपिटेट एन एडिसनियन क्राइसिस इन पेशेंट विथ एडिसन डिजीज। इट्स अ क्रूशियल टू मॉनिटर फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस अक्यूट एड्रेनल इनसफिशियंसी। और इसकी मदद से हमको ये पता चलता है कि कहीं पेशेंट को एडिसनियन क्राइसिस ना हो जाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अभी देखो नेक्स्ट की, अ नर्स इज टीचिंग अ फैमिली हाउ टू एडमिनिस्टर सोलोकॉर्टेफ फॉर इमरजेंसी यूज फॉर देयर रिलेटिव विथ एडिसन्स डिजीज। नर्स जो है वो फैमिली को टीच कर रही है किसके बारे में, कि सोलोकॉर्टेफ जो है वो आपको इमरजेंसी के अंदर कैसे देना है अपने रिलेटिव को, कि जो जो आपका रिलेटिव है उसको क्या है, एडिसन डिजीज हो चुका है। दिस इंस्ट्रक्शन इज वाइटल बिकॉज, ये इंस्ट्रक्शन वाइटल है क्यों, it helps manage the symptom of hyperglycemia. It can prevent an Addisonian crisis. It aids in managing hypertension. या it assists in reducing the hyperpigmentation. तो समझो, सोलोकॉर्टेफ जो है इज एन इमरजेंसी हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन। सोलोकॉर्टेफ इमरजेंसी हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन है, ठीक है, मतलब कि स्टीरोइड वाला इंजेक्शन है। एडमिनिस्ट्रिंग इट ड्यूरिंग एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ये जब एक्यूट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होता है तभी दे दिया जाता है। कैन प्रिवेंट और ट्रीट एन एडिसोनियन क्राइसिस, की जिसकी मदद से हम प्रिवेंट कर सके या ट्रीट कर सके किसको, एडिसोनियन क्राइसिस को, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट एड्रेस्ड। अगर हमने ये नहीं दिया टाइम पे तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कि पेशेंट की जान भी जा सकती है, ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना है, क्या समझाओगे आप इसके अंदर, यस, कि हमें पेशेंट को सोलोकॉर्टेफ इमरजेंसी में इसीलिए देना है एडिसन वाले पेशेंट को क्योंकि उसके अंदर जो है हम इट कैन प्रिवेंट द एडिसनियन क्राइसिस करवा सके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो कि अ नर्स इज एजुकेटिंग अ कम्युनिटी ग्रुप अबाउट एडिसन डिजीज। नर्स जो है वो कम्युनिटी के अंदर जाके कम्युनिटी ग्रुप को एडिसन डिजीज़ के बारे में एजुकेट दे रही है। वी स्टेटमेंट अबाउट इट्स कोज इज़ अक्यूरेट, तो एडिसन डिजीज़ के बारे में कौन सा कोज जो है वो एकदम अक्यूरेट है, सही है। इट इज़ प्राइमरीली ड्यू टू एक्सेसिव स्टीरॉयड यूज़, कि आप बहुत एक्सेसिव स्टीरॉयड यूज़ करते थे इसीलिए हुआ। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर एक्टिविटी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ एन ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स, या इट रिस्पॉन्स ड्यू टू एन ओवर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड। तो एडिसन डिजीज़ जो है इज़ ऑफन कोज्ड बाय ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये मोस्टली ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। और दूसरा हम बोले तो एट्रोफी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स हो सकता है, ओवर एक्टिविटी तो नहीं होता एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, एट्रोफी जरूर हो सकती है एड्रिनल ग्लैंड्स की। वाइल स्टीरॉइड्स कैन इम्पैक्ट एड्रिनल फंक्शंस, एक्सेसिव यूज इज नॉट द प्राइमरी कोज ऑफ द एडिसन्स डिजीज, ठीक है। जो बोला है ना पहला ऑप्शन ए कि ये ड्यू टू एक्सेसिव स्टीरॉयड यूज़ की वजह से, तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इसमें तो कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या आएगा, कैसा आएगा भाई, कि ऑप्शन बी में भी क्या था कि अगर एट्रोफी होती है एड्रिनल ग्लैंड्स की तो हो जाता, क्योंकि एट्रोफी श्रिंकेज की वजह से ही तो एडिसन में तो कमी देखने को मिलती है, राइट ना। तो क्या देखने को मिलेगा कि जो ये है एडिसन डिजीज़ वो एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इज मोस्टली बिकॉज ऑफ एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है कि पेशेंट डायग्नोज्ड विद एडिसन डिजीज़, एक पेशेंट है जिसको एडिसन डिजीज़ डायग्नोज्ड हुआ, हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट ड्रग थेरेपी, है ना, स्टीरॉइड वाला, वो मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट वाला, है ना। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट दिस ट्रीटमेंट इज़ प्राइमरीली टू, नर्स को पता है कि एडिसन वाले को लाइफ लॉन्ग ये जो ट्रीटमेंट है क्यों देनी है, क्योर द डिजीज़ होगा क्या उससे, प्रिवेंट द नीड फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, रिप्लेस डेफिशिएंट हार्मोन्स, या
ट्रीट द हाइपर पिगमेंटेशन। तो यहाँ पे एडिसन डिजीज़ के अंदर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनसफिशिएंट जो सिक्रीशन हुआ एड्रिनल हार्मोन्स का, एब्सेंस हुआ जो हार्मोन, उसको हमको लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड्स करनी है। द नेसेसरी हार्मोन्स दैट द बॉडी कांट प्रोड्यूस एडिक्वेटली। ऐसे कोई ज़रूरी हार्मोन की जो बॉडी नहीं बना पाती है उसको हमको बाहर से लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसके अंदर कि रिप्लेस द डेफिशिएंट हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट कि जो डेफिशिएंट हार्मोन है, जिस हार्मोन्स की कमी है, उसको हमको बाहर से पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है और फुलफिलमेंट करवाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि पेशेंट विथ एडिसन डिजीज़ इज़ बीइंग डिस्चार्ज। एक एडिसन डिजीज़ वाला पेशेंट है और उसको छुट्टी दे रहे हैं, हम घर भेज रहे हैं। द नर्स एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। हम उसको समझा रहे हो आप कहीं भी जाओ आपको ये मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट को नहीं निकालना है। दिस इज़ प्राइमरीली बिकॉज क्योंकि इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई द पेशेंट इज़ लॉस्ट। अगर पेशेंट गुम हो गया तो ये अलर्ट ब्रेसलेट से मिल जाएगा, इसलिए पहनाते हैं हम। इट कैन अलर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ द नीड फॉर इमरजेंसी स्टीरॉइड्स। इट विल रिमाइंड द पेशेंट टू टेक देयर मेडिकेशन। ये पहने रहने से पेशेंट को याद आता है मुझे मेडिकेशन लेना है। या इट कैन मॉनिटर द पेशेंट्स वाइटल साइन। तो क्या आएगा करेक्ट कि मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पता किसको होगा, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ही पता चलेगा कि ब्रेसलेट का कलर कोड क्या इंडिकेट कर रहा है, बाकी सबको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट कैन इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन। बराबर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पता चलेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है एंड देयर नीड फॉर स्टीरॉइड्स, और उसको अभी क्या चाहिए, इमरजेंसी में स्टीरॉइड्स दे दो तो वो शायद बच सकता है। स्पेशली इन इमरजेंसीज वेयर द पेशेंट माइट नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट, कि जहाँ पे पेशेंट बिल्कुल बोलने के भी होश में नहीं होता है, स्पेशली तब मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट देख के हम अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी कि इट कैन अलर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ द नीड फॉर इमरजेंसी स्टीरॉइड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि अ पेशेंट विद एडिसन्स डिजीज प्रेजेंट्स विद डायरिया। एडिसन डिजीज़ था, उसके साथ में पेशेंट को डायरिया देखने को मिल रहा है। टू मैनेज दिस सिम्टम्स नर्स शुड प्रायोरिटाइज। ये सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए नर्स क्या करेंगी, फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करेगी, recommending a high fiber diet या monitoring for signs of dehydration, all of the above। तो डायरिया जो है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन तो होता ही है, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे। और डिहाइड्रेशन होता है तो हम पेशेंट को ज़्यादा पानी पिलाते हैं, फ्लूइड इंजेक्ट करवाते हैं, ORS देते हैं, तो वो भी हम करेंगे। और साथ में जो है हाई फाइबर डाइट भी जो है वो मैनेज करता है डायरिया को। मतलब कि सारे के सारे यहाँ पे जो है वो ज़रूरी है कि फ्लूइड इंटेक को भी बढ़ाएंगे, हाई फाइबर डाइट भी देंगे और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन भी मॉनिटर करेंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। A patient with a history of Addison's disease is brought to the emergency room। A patient है जिसको एडिसन डिजीज़ की हिस्ट्री है, उसको इमरजेंसी रूम में लाया गया है इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। और तब पेशेंट एकदम कन्फ्यूज़न स्टेट के अंदर देखा जा रहा है। द पेशेंट्स फैमिली शेयर्स दैट द पेशेंट मिस्ड देयर रिप्लेसमेंट थेरापी फॉर 2 days। पेशेंट की जो फैमिली बोल रही है कि इसकी जो रिप्लेसमेंट थेरापी चल रही थी ना स्टीरॉइड की, वो 2 days से मिस हो गई है, नहीं ले रहा है। द नर्स सस्पेक्ट्स को नर्स को पता चल जाएगा कि इसको क्या हुआ है, 2 days से रिप्लेसमेंट नहीं लिया। तो एडिसनियन क्राइसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड। तो एडिसनियन क्राइसिस जो है कैन बी प्रेसिपिटेटेड, वो कब देखने को मिलता है, जब एडिसन्स डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं या फिर कोई भी जो है स्टीरॉयड थेरेपी मिसिंग हो जाए, मिसिंग द रिप्लेसमेंट थेरेपी हो जाए, या मेडिसन्स डिजीज़ को अनट्रीटेड कर दे। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सीवियर हाइपोटेंशन। ये होगा तो पेशेंट में सीवियर हाइपोटेंशन, कन्फ्यूज़न, शॉक एंड पोटेंशियली कॉमा भी देखने को मिलेगा। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है कि कोजिंग हाई सिक्रीशन ऑफ द एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, कि जिसकी वजह से जब ट्यूमर देखने को मिलेगा एड्रिनल मेडुला में तो वो नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है।
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीके जो है एंड हाइपोग्लाइसेमिक जो है वो एपिसोड्स है रिलेटेड टू द डायबिटीज़। ठीक है, ये कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एडिसन के, पर रिलेटेड क्या है डायरेक्टली एडिसनियन क्राइसिस की, मतलब एडिसन डिजीज़ है और पेशेंट अगर अपनी रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना भूल गया तो जो है वो क्या हो सकता है एडिसनियन क्राइसिस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। A nurse is reviewing lab results of a patient who has been experiencing episodes of headache, palpitation and flushing. नर्स जो एक पेशेंट का लैब रिपोर्ट देख रही है कि जिसके अंदर पेशेंट को हेडेक, पाल्पिटेशन और फ्लशिंग देखने को मिल रहा है। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सिक्रेटिंग कैटेकोलामाइन्स। ऐसा तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि जो ट्यूमर है वो क्या कर रही है, कैटेकोलामाइन सिक्रेट कर रही है, कंफर्म कर पाएंगे। 24 आर यूरिन फॉर कैटेकोलामाइन्स, सीरम कॉर्टिजोल लेवल्स, थायराइड फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे 24 आवर यूरिन टेस्ट दैट मेजर्स कैटेकोलामाइन्स। MN and VMA विनाइन मैंडेलिक एसिड इज अ की डायग्नोस्टिक टूल फॉर आइडेंटिफाइंग फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये की डायग्नोस्टिक टूल है कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। क्या 24 आवर यूरिन टेस्ट। एलिवेटेड कैटेकोलामाइन्स जो है, ठीक है, इन यूरिन कैन इंडिकेट ट्यूमर इन द एड्रिनल मेड्यूला। अगर ये ज़्यादा मिलेगा कैटेकोलामाइन 24 आवर यूरिन जब हमने चेक किया तो उसका मतलब है कि एड्रिनल मेड्यूला के अंदर जो है ट्यूमर हो चुका है। ठीक है, और उसी की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, हेडेक, पाल्पिटेशन एंड फ्लशिंग। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट रहेगा, 24 आवर यूरिन फॉर द कैटेकोलामाइन्स करेंगे और हमको कुछ पता चलेगा। ठीक है, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विथ एडिसन्स डिजीज इज प्रिस्क्राइब्ड लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट थेरेपी। पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है, पेशेंट को बोला लाइफ लॉन्ग तेरे को रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी ही है स्टीरॉइड की। द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर पोटेंशियल। इसके अंदर नर्स खास करके क्या जो है मॉनिटर करेंगी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकाइलेमिया, हाइपरटेंशन या हाइपोनाइट्रेमिया। तो जिस पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है ऑफन उसके अंदर जो है आल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन डिक्रीज देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से अफेक्ट होता है सोडियम बैलेंस, लीडिंग टू सोडियम लॉस हो जाता है एंड रिस्क ऑफ हाइपोनाइट्रेमिया, और रिस्क रहता है हाइपोनाइट्रेमिया होने का। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑब्वियसली सबकी कमी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि हाइपोनाइट्रेमिया तो नहीं है पेशेंट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अभी देखो क्या है, पोस्ट ऑपरेटिवली अ पेशेंट हु अंडरवेंट यूनिलेटरल एड्रेनलेक्टोमी फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली जो है क्या हुआ है कि एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर थी। दो किडनी दोनों किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारिनल ग्लैंड होती है, बट यहाँ पे यूनिलेटरल एड्रेनलेक्टोमी मतलब कि एक बाजू की किडनी के ऊपर से एड्रिनल ग्लैंड को हटा दिया गया है, बराबर, क्योंकि वहाँ पे ट्यूमर्स था। इस गिवन कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट, और अब पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। द नर्स अंडरस्टैंड्स दिस इज बिकॉज, नर्स को पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। द रिमेनिंग एड्रिनल ग्लैंड इज हाइपर फंक्शनल, क्योंकि रिमेनिंग एड्रिनल ग्लैंड हाइपर फंक्शनल है, इसीलिए हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट करना है। यहाँ पे द पेशेंट इज़ अ रिस्क फॉर एडिसनियन क्राइसिस, क्योंकि पेशेंट को एडिसनियन क्राइसिस के रिस्क होने के चांसेस है। टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन द रिमूव्ड एड्रिनल ग्लैंड वॉज द ओनली फंक्शनिंग वन। तो क्या आएगा कि फॉलोइंग यूनिलेटरल एड्रेनलेक्टोमी कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट माइट बी गिवन ड्यूरिंग द इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, बराबर। जब यूनिलेटरल एड्रेनलेक्टोमी होती है हम पोस्ट ऑपरेटिव के कुछ समय बाद तक जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट देते हैं ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क ऑफ एन एडिसनियन क्राइसिस, क्योंकि जो एडिसनियन क्राइसिस है उसके रिस्क होने से बचाने के लिए। ठीक है, दिस इज बिकॉज द रिमेनिंग एड्रिनल ग्लैंड में नॉट इमीडिएटली टेक ओवर द फुल हार्मोन प्रोडक्शन, क्योंकि अभी जो एक बाजू की एड्रिनल ग्लैंड है उसको फुल्ली पता नहीं चला है कि अभी वो एक जो थी वो नहीं रही है, तो दोनों का काम मुझे अकेले को ही करना है, तो वो इतना हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर पाती है अचानक से, इसीलिए हमको थोड़े टाइम तक जो है वो क्या करना पड़ता है, बाहर से ही जो है वो ये हार्मोन दे के उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है वो अचानक से हम नहीं देंगे तो सडन डिक्रीज़ हो जाएगा और वो अफेक्टेड ग्लैंड जो है उसको भी अफेक्ट
करेगी, ठीक है, इसीलिए हम देते हैं। तो क्या आएगा कि द पेशेंट इज़ एट रिस्क फॉर एडिशनियन क्राइसिस ना हो, इसलिए हम देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट रहेगा, बी। थोड़े टाइम तक ही देंगे फिर आप बंद कर देंगे, क्योंकि वो दूसरी जो किडनी ओके है ना, वो काम करेगी अच्छे से, उसको पता चल जाएगा। अ पेशेंट विद अ नॉन एड्रेनल ट्यूमर इज़ अवेटिंग सर्जरी। पेशेंट को पता है कि उसको एड्रेनल ट्यूमर है और वो सर्जरी के वेट कर रहा है। बिफोर सर्जरी द पेशेंट इज़ गिवन फिनॉक्सीबेंजामाइन। सर्जरी के पहले पेशेंट को फिनॉक्सीबेंजामाइन ड्रग दी जाती है। द नर्स नोज दिस मेडिकेशन इज़ गिवन टू। नर्स को पता है ये जो डिजीज़ जो सर्जरी करने वाले एड्रेनल ट्यूमर की फियोक्रोमोसाइटोमा, उसके पहले फिनॉक्सीबेंजामाइन क्यों दे रहे हैं, रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्यूमर करवाने के लिए, प्रिवेंट एक्सेसिव कैटेकोलामाइन रिलीज ड्यूरिंग द सर्जरी, स्ट्रेंथन द रिमेनिंग एड्रेनल ग्लैंड, या प्रिवेंट द पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो फिनॉक्सीबेंजामाइन है वो लॉन्ग एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर है। क्या है, लॉन्ग एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर इज गिवन प्री ऑपरेटिवली टू पेशेंट विद फियोक्रोमोसाइटोमा। जिस पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा होने वाला होता है उसको ऑपरेशन होने के पहले ये दिया जाता है टू स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर, कि जो ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज मेंटेन करता है, एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव रिलीज ऑफ द कैटेकोलामाइन, और एक्सेसिवली रिलीज ना हो कैटेकोलामाइंस, उसको भी ये रोकता है। ड्यूरिंग सर्जरी व्हेन द ट्यूमर इज मैनिपुलेटेड, बराबर, ड्यूरिंग द सर्जरी कि जब ट्यूमर मैनिपुलेटेड हो तब, ठीक है। जैसे हमने थायराइड में पढ़ा था, थायराइड की सर्जरी उसके पहले ल्यूगॉल सॉल्यूशन दे देते थे, ठीक है, उसकी वास्कुलरिटी को कम करने के लिए और रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसे ही जब फियोक्रोमोसाइटोमा होते हैं तो हम फिनॉक्सीबेंजामाइन देते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रिवेंट हो सके एक्सेसिव कैटाकोलामाइन रिलीज ड्यूरिंग दिस सर्जरी, ठीक है। तो क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक देखेंगे। जब नेक्स्ट मिलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।